तो आज का वीडियो आपका, जैसा कि जानते हैं कि मैंने 20 क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है कराता था डेली। ठीक है, मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन कराता था सुबह में 6 बजे। ठीक है, 6 बजे डेली कंटिन्यू चलता ही रहेगा। बट मैं बता दूं, अब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, आगे आपका जो क्वेश्चन आएगा, देखते हैं कितना सारा जो है क्वेश्चन होगा। जैसे मैंने आपको डेली 20-20 क्वेश्चन का 20 वीडियो अभी तक नर्सिंग क्यूज के नाम से करा दिया हूँ। अब ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू का 1 वीडियो है। देखिएगा, देखिए रहेगा क्वेश्चन एमसीक्यू ही, बट उसका नॉलेज लेंगे डिटेल्स में। ठीक है, कि उसका ऑप्शन क्या कह रहा है, उसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन सारे का हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, समझ गए, ताकि आप लोग का डीपली नॉलेज बढ़ेगा किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो डेली सुबह 6 बजे ही आएगा, समय वही है, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्मेटिक डायूरेटिक नहीं है। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑस्मेटिक डायूरेटिक नहीं है। ठीक है, फ्रुसामाइड, ग्लिसरॉल और आइसोसोर्बाइड एंड मेनिनटॉल। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कौन इसमें ऑस्मोटिक डायूरेटिक नहीं है। ठीक है, हमें बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग देख लिए। अब आप लोग को मैं जो इसका नॉलेज पॉइंट बताऊंगा, इस नॉलेज पॉइंट से ही आप लोग आंसर पकड़ लेंगे और नॉलेज आप लोग को बढ़ेगा। ठीक है, नॉलेज पॉइंट क्या कहता है अपना यहाँ पे, फुरसामाइड एक लूप डायूरेटिक है, अन्य ऊपर दी गई दवाएं सभी ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स है। यानी इसका मैं बता दूं, इनमें से राइट आंसर फुरसामाइड जो है ऑस्मेटिक डायूरेटिक नहीं है। ठीक है, फुरसामाइड आपका ऑस्मेटिक डायूरेटिक नहीं है, क्योंकि यह आपका लूप डायूरेटिक है। क्या है? लूप डायूरेटिक है। ओके, बाकी चाहे वो ग्लिसरॉल हो, आइसोसोर्बाइड हो, मेनिनटोल हो, यह तीनों जो है आपका ऑस्मेटिक डायूरेटिक है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसमें देख लीजिए, डायूरेटिक का इस्तेमाल सुबह किया जाना चाहिए, ताकि क्यों, डायूरेटिक्स जो होता है इसका इस्तेमाल सुबह किया जाना चाहिए। क्यों? ताकि दवा भोजन की परस्पर क्रिया को रोकने के लिए, ठीक है, नौसिया और उल्टी रोकने के लिए, रात्रि में मूल त्याग रोकने के लिए, अवशोषण को उन्नत करने के लिए। ठीक है, जो अवशोषण होता है उसको बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो इसका नॉलेज पॉइंट के हिसाब से आप लोग देख लीजिए। देखिए, डायूरेटिक मूत्र निष्कासन को बढ़ाता है, मतलब यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। ठीक है, यदि दवा शाम या रात्रि को ली जाती है तो रात्रि में मूत्र त्याग बढ़ जाएगा। अब चूंकि कोई व्यक्ति है और वह डायूरेटिक दवा अगर शाम में ले ले, रात में ले ले, तो उसे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, फिर उसको नींद हराम होगा, नींद में दिक्कत आएगा। तो इसलिए दवा हम जो है रात में नहीं लेकर सुबह लेते हैं। रात्रि मूत्र त्याग, नॉक्टूरिया वह स्थिति है जिसमें रात्रि में मूत्र त्यागने की कई बार उठना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, जिससे नींद खराब होती है। इसलिए डायूरेटिक्स का उपयोग सुबह जल्दी किया जाता है, ताकि अगर किसी व्यक्ति को डायूरेटिक लेने से बार बार मूत्र हो रहा है तो दिन में आदमी जगा रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, नींद नहीं लेता रहता है, जिससे उसका नींद का परेशानी, बार बार उठना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही आपका नॉलेज पॉइंट है, आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हीमोडायलिसिस प्रक्रिया के दौरान रक्त के थक्के ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए कौन सा दवा का उपयोग किया जाता है। इसका मैं आपसे डायरेक्ट आंसर पूछ रहा हूँ कि हीमोडायलिसिस के दौरान रक्त के थक्के को रोकने के लिए कौन सी दवा का उपयोग की जाती है। एस्पिरिन, हिपेरिन, ठीक है, प्रोटीमीन सल्फेट, ठीक है, प्रोटीमीन सल्फेट एंड कोमेडिन। ठीक है, कोमेडिन, प्रोटीमीन सल्फेट, हिपेरिन एंड एस्पिरिन। ये चीज़ें आपको बताना है कि कौन हीमोडायलिसिस के दौरान ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, चलिए चौथा है, वारफेरिन की अधिक खुराक का एंटीडोट क्या है। आपको आपको पता होना चाहिए एंटीडोट क्या होता है। ठीक है, एंटीडोट होता है, मान लीजिए किसी दवाई का ओवरडोज हो जाता है तो उसे रोकने के लिए हम स्पेशल दवाई का कुछ खास स्पेशल एंटीडोट होता है, जो उसके प्रभाव को अधिक जो है होने से रोकता है। ठीक है, तो ये एंटीडोट क्या करता है, अगर मान गए वारफेरिन, ठीक है ना, वारफेरिन अगर हम लोग अधिक खुराक किसी को दे देंगे वारफेरिन का, तो वारफेरिन का एंटीडोट क्या होगा अधिक डोज देने पर। ठीक है, प्रोटामीन सल्फेट, हिपेरिन, ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट एंड विटामिन के। इन चारों में से बताना है
कि आपका वारफेरिन का जो है ओवरडोज क्या है, इसमें मतलब एंटीडोट क्या है। तो विटामिन के वारफेरिन का एंटीडोट है समझे। वारफेरिन जो है, वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, ठीक है। और वारफेरिन क्या करता है, पतला करता है ब्लड को। तो अगर वारफेरिन अगर ज़्यादा दिया जाए, ओवरडोज हो जाए, तो वह ब्लड को बहुत ज़्यादा पतला कर देगा, ठीक है। तो उससे तक एक कठिनाई होगी। तो इसके लिए हम विटामिन के देंगे, तो उसको जो है ब्लड क्लॉट जो है करेगा, यानी अधिक पतला नहीं होने देगा, ठीक है। प्रोटामीन सल्फेट हिपेरिन का एंटीडोट है, यानी ये जो प्रोटामीन सल्फेट है यह हिपेरिन का एंटीडोट है, ठीक है। और एट्रोपिन सल्फेट एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है। और एट्रोपिन सल्फेट क्या है, यह एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है कि बड़ी आयु के रोगियों यानी एल्डरली पेशेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्द निवारक एनाल्जेसिक प्राथमिक तौर पे दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक बड़े व्यक्ति, बड़े एज की व्यक्ति है, उसको हम दर्द निवारक दवा के रूप में प्राथमिक तौर पर कौन सी दवा इसमें से दिया जाएगा। एस्पिरिन, मॉर्फी, डाइक्लोफेनिक सोडियम एंड एम्पिसिलिन क्या देंगे एक बड़े व्यक्ति के दर्द से राहत देने के लिए प्राथमिक तौर पर। एस्पिरिन, मॉर्फिन, डाइक्लोफेनिक, एम्पिसिलिन क्या देंगे चारों में। की पॉइंट से हम लोग इस समझते हैं, ठीक है। देखिए, डाइक्लोफेनिक सोडियम एक नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, यानी यह NSAID जो है जिसे हम लोग बोलते हैं वो है। यह वृद्ध आयु के लोगों के लिए सिफारिश की जाती है क्योंकि इसका दर्द निवारक प्रभाव होता है तथा कम दुष्प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है यह वृद्ध व्यक्तियों के लिए ज़्यादा काम करता है, इसका प्रभाव भी ज़्यादा रहता है, साथ में इसका दुष्प्रभाव कम होता है। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसलिए यह सही होगा नहीं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। एस्पिरिन अधिक आयु में खतरनाक है क्योंकि इससे गैस्ट्रिक अल्सर होने की अवसर होता है। तो बातें को समझ गए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समझ गए आप लोग, डाइक्लोफेनिक सोडियम। छठा नंबर का क्वेश्चन है, दवा जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक रक्तचाप को लंबे समय तक बढ़ा देता है, वह कौन सा दवा है जो रक्तचाप सिस्टोलिक हो या डायसिस्टोलिक हो दोनों को बढ़ा देता है लंबे समय तक। डोपामिन, ठीक है, एफिड्रिन और एपिनेफ्रिन एंड डोब्यूटेमिन, ठीक है, डोब्यूटेमिन, एपिनेफ्रिन, एफिड्रिन और डोपामाइन। राइट आंसर क्या होगा बताना है, वह कौन सी दवा है जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों रक्तचाप को लंबे समय तक बढ़ा देती है, ठीक है। डोपामाइन, एफिड्रिन, एपिनेफ्रिन, डोबूटामिन, ठीक है। राइट आंसर की पॉइंट से समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, एफेड्रिन की क्रिया को मैकेनिज्म एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के अप्रत्यक्ष उद्दीपन पर निर्भर करती है, जो अल्फा और बीटा के पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पर नॉरएपिनेफ्रिन की क्रिया को बढ़ा देता है, ठीक है। यह रक्तचाप को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्रिया के द्वारा लंबी अवधि के लिए एपिनेफ्रिन की तुलना में बढ़ाता है, ठीक है। यानी यह एपिनेफ्रिन की तुलना में लंबे अवधि के लिए बढ़ा देता है, ठीक है, एपिनेफ्रिन। तो मैं आपको क्या बताऊं, राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो है आपका इफेड्रिन, ठीक है, क्या होगा, एफिड्रिन। एफिड्रिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एपिनेफ्रिन के तुलना में एफिड्रिन जो है यह लंबे समय तक जो है बढ़ाता है रक्तचाप को, ठीक है। चलिए 7वां नंबर का क्वेश्चन है, दवा के अब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में, वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मेटाबॉलिज्म में, उपापचय में और एक्सट्रैक्शन मतलब निष्कासन को क्या कहते हैं। यानी दवा के अवशोषण को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को, एक्सट्रैक्शन को क्या कहते हैं, ठीक है। फार्मेकोलॉजी कहते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक कहते हैं, फार्मेकोडायनेमिक कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर में दवा के प्रवेश से दवा के उत्सर्जन तक की क्रिया के अध्ययन को फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवेश से लेकर उत्सर्जन तक का अध्ययन को फार्मेकोकाइनेटिक कहते हैं, ठीक है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दवा देने का कौन सा मार्ग प्रथम गति प्रभाव फर्स्ट पास इफेक्ट को बताता है। मतलब निम्नलिखित में दवा देने का कौन सा मार्ग
प्रथम गति प्रभाव, फर्स्ट पास इफेक्ट को बताता है। मतलब जो दवा देते हैं, दवा देने के साथ में जो फर्स्ट मार्ग जो होता है जहाँ से दवा प्रवेश करता है आगे की तरफ बॉडी में, वह फर्स्ट पास कौन है, ठीक है। जीभ के नीचे, ओरल, सिर द्वारा, सिरा द्वारा, पेशियों द्वारा, ठीक है। नॉलेज पॉइंट में देख लीजिए, मौखिक ली गई दवाइयाँ आंतों में अवशोषित होती है, ठीक है, यानी मुंह से लिया गया दवाइयाँ आंतों में अवशोषित होती है और पोर्टल परिसंचरण, पोर्टल सर्कुलेशन में प्रवेश करती है, ठीक है। इससे यकृत में प्रथम गति प्रभाव होता है, इससे लीवर पर फर्स्ट पास इफेक्ट पड़ता है। यानी कोई भी हम मुंह से जो दवा लेते हैं वह दवा जो है आपके फर्स्ट जो इफेक्ट होता है आपके लीवर पर पड़ता है उसका, ठीक है। यानी फर्स्ट पास इफेक्ट मतलब प्रथम जो प्रवेश करने का जो प्रभाव है वो आपके लीवर पर पड़ता है, क्योंकि हम मुंह से लिए गए दवाई जो है पोर्टल जो आपका परिसंचरण होता है उसके थ्रू जो है आपके बॉडी में आगे की तरफ जाता है और वह आगे जो प्रथम पास होता है वो लीवर से होता है, समझ गए। तो कोई भी हम दवा मुंह से लेते हैं वह लीवर पर अपना थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव जमाता ही है, ठीक है। डिजॉक्सिन नहीं दी जाती है यदि हृदय गति कितना हो। हृदय गति कितना होने पर हार्ट रेट डिजॉक्सिन नहीं देते हैं? 50 से कम, 60 से कम, 70 से अधिक, 80 से अधिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, यदि हृदय गति 60 धड़कन प्रति मिनट हो तो डिजॉक्सिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह हृदय गति कम करती है और यह खतरनाक हो सकती है। कहने का मतलब है कि किसी का अगर हृदय गति हार्ट रेट 60 से अगर कम हो जाए तो उसे डिजॉक्सिन नहीं देंगे, क्योंकि यह हार्ट रेट को और ज़्यादा कम कर देता है, ठीक है। तो इस अवस्था में व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है, तो 60 से कम पर डिजॉक्सिन नहीं देते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भाग को शून्य करने वाला निश्चेतक लोकल एनेस्थेटिक जो एक एंटी एराहिथमिक एजेंट का कार्य भी करता है। मतलब कुछ ऐसे लोकल एनेस्थेटिक है जो एंटी एराहिथमिक एजेंट का भी काम करता है। कौन? कोकीन, लिडोकेन, ठीक है, बुपीवेकेन एंड रोपीवेकेन। इन चारों में बताना है कि कौन ऐसा दवा है जो एंटी एराहिथमिक एजेंट का भी कार्य करता है, ठीक है। कोकेन, लिडोकेन, बुपीवेकेन एंड रोपीवेकेन, ठीक है। तो लिडोकेन कुछ भाग को शून्य करने वाला निश्चेतक है और एंटी एराहिथमिक एजेंट का कार्य करता है। तो इन चारों में, चाहे वो रोपीवेकेन हो या बुपीवेकेन हो, इन या कोकैन हो, इनमें लिडोकेन एक ऐसा है जो कुछ भाग यानी लोकल एनेस्थेसिया को काम भी करता है और एंटी एराहिथमिक का भी काम करता है, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सांस यानी इन्हेलेशन द्वारा लिया जाने वाला एनेस्थेटिक से पूर्व सामान्यतः एट्रोपिन का प्रयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सांस द्वारा लिए जाने वाला निश्चेतक, ठीक है, यानी सांस के द्वारा जो बेहोशी करते हैं, उन सांस में हम लोग क्या करते हैं कि उस निश्चेतक के देने से पहले, जो सांस वाला निश्चेतक देते हैं बेहोशी के लिए, उससे पहले एट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है। किसको कम करने के लिए? किस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग इन्हेलेशन से पहले एट्रोपिन का उपयोग करते हैं? मांसपेशी टोन, स्राव का, ठीक है, नौसिया या उल्टी का, उपरोक्त में से सभी। तो एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है जो श्वसन पथ में स्राव को कम करता है, ठीक है। आपके श्वसन पथ में जो भी स्राव हो उसको यह कम करता है, ठीक है, जिससे आपको श्वसन के द्वारा बेहोशी हो जाने पर मुंह से झाग हो गया, मुंह से कोई सिक्रेशन हो गया, ठीक है, इन सब के जो है क्या करता है, आपको यह कंट्रोल करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यह मुंह से होने वाले स्राव को, सिक्रेशन को कम करता है, ठीक है, एट्रोपिन, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके दिए जाते हैं एनेस्थेटिक इन्हेलेशन। आज का आखिरी क्वेश्चन 12 नंबर है, फिनेटोइन का इस्तेमाल किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। फिनाइटोइन, ठीक है, फिनाइटोइन का इस्तेमाल किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? मैं आपको थोड़ा सा एक लॉजिक बता देता हूँ। ये टोइन वाला देखिएगा ना तो समझ जाइएगा कि यह जो है आपके दौरा पड़ने पर, दौरा आने पर दिया जाता है दवाई। मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसा
100% नहीं होता है, ठीक है। पेरिटमॉल एपिलेप्सी, ठीक है, पेरिटमॉल एपिलेप्सी, ग्रैंड मैल एपिलेप्सी, मायोक्लोनिक सीजर्स, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, मायोक्लोनिक सीजर, ग्रैंडमाल एपिलेप्सी एंड पेरिटमॉल एपिलेप्सी बताना है, ठीक है। एपिलेप्सी और सीजर यही दो कंडीशन दिया है, ठीक है। फिनोटोइन जो होता है यह ग्रैंड माल सीजर के लिए पसंद की दवा है, ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी फिनाइटोइन का उपयोग ग्रैंड माल सीजर के लिए प्रथम ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। यानी सीजर मतलब दौरा जो होता है उसमें फिनोटोइन का उपयोग किया जाता है ड्रग ऑफ चॉइस में। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पे पहला नॉलेज बेस्ड जो वीडियो था MCQ का समाप्त हुआ। देखिए मैंने 12 क्वेश्चन ही लिया, लेकिन 12 क्वेश्चन में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको अलग से नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से कभी 12, कभी 10, कभी 15 क्वेश्चन का हम लोग फैक्ट के साथ लाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को नॉलेज इंक्रीज हो, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।